हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब चैनल पर, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और यहाँ पर साइंस जीडी की धड़ाधड़ प्रश्नों के धड़ाधड़ उत्तरों वाली श्रृंखला चल रही है। यानी पूरे साल की आपकी जो तैयारी है उसकी प्रैक्टिस हो रही है, उस पे आपको खुद को जांच करने का एक मौका मिल रहा है। तो इसी क्रम में मैं के राहुल आपका साइंस मेंटोर फिर से स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट हिंदी पे। और हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का, जिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। तो हम अपना समय ना गंवाते हुए फटाफट से शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। लेकिन उससे पहले आग्रह है, जो भी बंधु हमसे जुड़ चुके हैं और अभी तक इस सेशन को अपने अन्य प्रियजनों और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो कृपया उसे शेयर कर दें, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ती है। चलिए, तो हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आते हैं फटाफट अपने पहले क्वेश्चन पर। क्या है? अनअवशोषित खाद्य सामग्री का निर्गमन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सभी ने अपने जीवन में देखा होगा, जब प्रेशर पड़ता है मल त्याग करने का, और हम कभी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जब मल त्याग करने वाली स्थिति नहीं रहती है और तैयारी में रहते हैं, तो हमारा ना मसल्स नीचे वाला होता है, वो दबा के रखता है। ये उसी की बात कर रहा है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। और सबसे आसान बात, कई बार हमें सही आंसर नहीं पता होता ना, तो हम उस समय क्या करते हैं ना, हम दूसरा पैटर्न अपना सकते हैं कि जो चीज़ हमें मालूम है उसको ना करते जाइए। जैसे हमें मालूम है कि हाँ जी, यकृत इस काम में नहीं मदद करता, तो यकृत नहीं होगा। गुदा, ठीक है, एक चांसेस बनता है एनस, लेकिन एनस तो एक द्वार है जिससे वो बाहर निकलता है। छोटी आंत, ये तो खाने को अवशोषित करता है। तो ये क्या है? अवरोधनी गुदा, यानी एनल स्फिंक्चर। ये ऐसे मसल्स होते हैं, समझ लीजिए कि ये हमारा मल द्वार है, तो ये मसल्स इस तरह से इसको बांधे रखते हैं। तो ये जब दबाव डालते हैं ना, तो ये बंद रहता है और मल बाहर नहीं आता। लेकिन जब ये स्फिंक्चर मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, तब चाहे वो यूरिन हो या फिर हमारा फीकल मैटर हो, ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो सही आंसर हमारा हो गया अवरोधनी गुहा, यानी एनल स्फिंक्चर। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस युग्म के रोग विषाणु के कारण होते हैं? देखिए, ये भी आपको मालूम है, रोगों पर आधारित सवाल आते रहते हैं। विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित, इन सभी का आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा, और याद किया भी होगा। तो हम बस उसको देख रहे हैं कि बताइए ऐसे रोग जो होते हैं वायरस के द्वारा। तो हमें मलेरिया पता है कि मलेरिया वायरस से नहीं होता। ठीक है, क्षय रोग ये वायरस से नहीं होता। तपेदिक ये वायरस से नहीं होता। तो इसका मतलब अब एक ही ऑप्शन रह गया, वो हमारा बी है, पोलियो और बर्ड फ्लू। जितने भी फ्लू है ना, वो सारे फ्लू वायरस से यानी विषाणु से होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ये कहूँगा कि जिन बंधुओं ने भी बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, फंगस से होने वाली बीमारियों को याद कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं है तो याद कर लीजिए उनके बीमारियों के नाम और उनके कारकों के किस से होता है, उनके स्पेसिफिक नेम। मशरूम एक है, क्या है मशरूम? क्या ये एक कवक है, ये शैवाल है, फर्न या काई? काई, ठीक है, क्या है जल्दी से बताएं। कवक, शैवाल, फर्न, काई, इसमें से कौन सा है जो हमारा मशरूम है ना? मशरूम जिसे हम गोबर छत्ता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक जो है छोटा सा स्ट्रक्चर ज़मीन से निकलता है, वो छोटे छोटे होते हैं, और हम इसकी सब्जी भी बनाकर खाते हैं। कई मशरूम खाने के लायक भी होते हैं, कई मशरूम जहरीले होते हैं, खाने के लायक नहीं होते। लेकिन जो भी मशरूम खाने के लायक होते हैं ना, ये बड़े ताकतवर, बड़े ही पौष्टिक होते हैं। ठीक है, तो मशरूम हमारा जो है वो कवक है, एक फंगस है। ठीक है, ये एक पादप समूह से संबंधित है, जिसमें पर्णहरित नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। इसकी वजह से इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और ये अपना खाना, अपना पोषण जो लेते हैं, वो
सड़े गले चीज़ों से लेते हैं, यानी इसको तब हम इस तरह से मृतपोषी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्राकृतिक सूचक लिटमस का निष्कर्षण किया जाता है। नेचुरल इंडिकेटर लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, है ना, लिटमस पेपर जिससे हम एसिड और बेस की प्रकृति को हम चेक करते हैं। अगर वो एसिड यानी अम्ल है तो हमारा नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, और अगर वो बेस यानी क्षार है तो हमारा लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। तो इस तरह से कलर बदलकर लिटमस पेपर से हमें पता चलता है कि कोई एसिड है या बेस है। तो कहते हैं ये लिटमस पेपर किससे बना है? तो ये लिटमस पेपर हमारा बना होता है लाइकेन से। ठीक है, और पहले भी चर्चा हुई है, और ये लाइकेन जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन, संबंध, एसोसिएशन को यहां पर हम क्या कहेंगे? एक संबंध है, एक ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में जुड़ते हैं और फायदा दोनों को होता है। तो ये एल्गी और फंगाई का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसे लाइकन कहते हैं, और इसमें एल्गी और फंगाई दोनों को ही फायदा मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। HCl गैस का रंग बदल देती है। ठीक है, HCl गैस इसमें से किसका रंग बदल देती है? ठीक है, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि HCl गैस किसका रंग बदल देती है? शुष्क लिटमस पत्र का, गीला लिटमस पत्र या पेपर का, सूखा और गीला दोनों लिटमस पेपर का, या उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो याद रखिएगा, किसी भी एसिड या बेस को काम करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। बिना पानी के, बिना जल के उपस्थिति के आप लिटमस पत्र से या लिटमस पेपर से एसिड या बेस की पहचान नहीं कर सकते। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसने HCl गैस कहा है। अगर सिर्फ HCl कहता या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहता तो वो ऑलरेडी उसमें ना पानी मिलाया गया होता है, तो वहां जो जल की उपस्थिति है वो लिटमस पत्र के, लिटमस पेपर के रंग को बदलने के लिए काफी होता। लेकिन यहां इसने गैस कहा है, मतलब HCl गैस जो है वहां पर जल की उपस्थिति, पानी की उपस्थिति नहीं है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? गीला लिटमस पेपर लेना पड़ेगा, क्योंकि गीले लिटमस पेपर में ही पानी की उपस्थिति है। तो ध्यान में रखना है कि जब तक वाटर की उपस्थिति नहीं होगी तब तक हम लिटमस पेपर की मदद से न तो अम्लीयता न क्षारीयता यानी एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक नहीं कर सकते। वाटर जब टूटता है तो ये H+ और OH- आयन बनाता है, और इन्हीं की मदद से लिटमस पेपर का कलर बदलता है। इसलिए जल की उपस्थिति अति आवश्यक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पीएच में P का क्या अर्थ है? व्हाट डज P इन pH स्टैंड फॉर? ठीक है, पीएच स्केल हमने देखा है, तो पीएच स्केल जो होता है ये 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें 7 हमारा न्यूट्रल यानी उदासीन माना जाता है। ठीक है, और 7 से कम है, लेस देन 7, अगर लेस देन 7 होता है तो वो एसिडिक यानी अम्लीय माना जाता है, और ग्रेटर देन 7 होने पर वो हमारा बेसिक यानी कि क्षारीय माना जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट 7 तो उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। तो ये जो पीएच स्केल में P जो है ये किसको बता रहा है? तो P हमारा बताता है पोटेंज को, पोटेंज जिसका अर्थ होता है पावर। ठीक है, तो एसिडिक तो कितना पावर, बेसिक है तो उसकी कितनी पावर है, ये बात बताता है P। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? बहुत सुंदर सवाल। पूरे आवर्त सारणी में एक ही अकेला ऐसा तत्व है जिसमें तीनों मौलिक कण यानी 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें से एक मौलिक कण न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो वो कौन सा तत्व है? तो वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जिसको हम सिंबल में ऐसे लिखते हैं H11, है ना। देखो ये नीचे वाला हमारा जो होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला मास नंबर होता है। हम इसको राइट में, लेफ्ट राइट कैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या नीचे और परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिखा जाता है।
अब न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, ये A माइनस जेड करते हैं तो हमें न्यूट्रॉन पता चलता है। प्रोटॉन कैसे पता चलता है, तो जेड के बराबर प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलता है, तो अगर वो तत्व उदासीन है, उस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं है, यानी चार्ज नहीं है प्लस या माइनस, जैसे सपोज कर लो ये Na प्लस Cl माइनस, ये आवेशित कण माने जाएंगे। अगर इस तरह का कोई आवेश नहीं है, उदासीन तत्व है, तो उदासीन तत्व अगर है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके एटॉमिक नंबर के बराबर यानी परमाणु संख्या के बराबर होती है। अब आप देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले से जब आप निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या आएगी, 0, 0। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। आप लोग भी जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगला सवाल क्या है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या था। इलेक्ट्रॉन हमारा 18 है, न्यूट्रॉन हमारा 20 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या पूछी जा रही है। तो बताइए n इजिकल टू, हमने अभी देखा A माइनस जेड होता है, तो A इजिकल टू क्या हो जाएगा, n प्लस जेड। और Z हमारा किसके बराबर होता है, Z हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भी बराबर होता है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, यानी कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर को जोड़ दें, तो हमारा कितना आ जाएगा, आंसर 38। तो ये ध्यान में रखना है, कभी भी ऐसा पूछा जाए तो हमें क्या कहना है कि एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या जो है, परमाणु द्रव्यमान, वो हमारा न्यूट्रॉन और परमाणु संख्या के सम के बराबर होता है। अगर परमाणु संख्या नहीं दिया गया है और वो तत्व उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो जाएगा और प्रोटॉन के बराबर। अभी हमने डिस्कस किया, बहुत सुंदर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। देखिए, परमाणु रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जहां पर कंट्रोल तरीके से नाभिकीय विखंडन करवाया जाता है। एक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, जिससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और इस तरह से किसी बेहतरीन उपयोग में लाया जाता है। लेकिन यही परमाणु बम की बात करें तो वहाँ भी नाभिकीय विखंडन होता है, लेकिन वो अनियंत्रित होता है, जिसकी वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो हमारे नियंत्रण में, हमारे कंट्रोल में नहीं होता और एक धमाका होता है। कभी कभी न्यूक्लियर रिएक्टर में भी अगर हमारे ऐसी कोई भूल चूक हुई तो यहाँ भी धमाका हो सकता है। तो हमें बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं, ऐसा ही एक मिस हैपनिंग, ऐसा ही एक बड़ी दुर्घटना 1984 में भोपाल में हुआ था, भोपाल गैस कांड के तौर पे, जहाँ कई कह सकते हैं ऐसे लोगों को मौत की नींद सोना पड़ गया जिनका उससे कोई मतलब नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, है ना। बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें उसकी हैं। अगर आप लोग देखेंगे नेट पे तो वाकई में लगेगा कि बताइए कि एक छोटी सी चूक और उसकी कितनी बड़ी सजा उन लोगों को मिली जिनका उससे कोई कंसर्न नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वहाँ कौन सा गैस रिलीज हुआ था, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं बस शॉर्टकट बता दे रहा हूं, ठीक है। तो MIC गैस रिलीज हुई थी, फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए बताइए, तो मंदक के रूप में, तो यहाँ पर मंदक क्या होता है, जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं परमाणु रिएक्टर में ना, उसकी गति को कम किया जाता है। तो उसके लिए हमारा क्या इस्तेमाल होता है, भारी जल, हैवी वाटर, जिसका सिंबल होता है D2O, ठीक है। नॉर्मल जो वाटर हम आप दैनिक जीवन में जो पानी जल पीने का उपयोग में आता है, वो हमारा होता है H2O और ये हमारा होता है D2O। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर ये H11 होता है, यहाँ जो हमारा H है ये 12 होता है, यानी मास इसका 2 होता है और संख्या जो परमाणु संख्या है वो 1 होती है। तो यहाँ पर फिर न्यूट्रॉन है, यहाँ न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के इस अपरूप में, इस आइसोटोप में एक न्यूट्रॉन उपस्थित है। और ऐसा ही हाइड्रोजन का एक तीसरा भी आइसोटोप होता है जिसे हम ट्रिटियम कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव होता है, इसे हम सिंपली T से या H13 से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसका परमाणु भार कितना हो गया, 3 हो गया। परमाणु संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो फिर यहाँ इस केस में हमने देखा न्यूट्रॉन 0 होती है, इस केस में न्यूट्रॉन हमारा 1 है और इस केस में न्यूट्रॉन हमारा 2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें सवाल पर हम आ चुके हैं। एक सामान्य मानव पसली पिंजरे में कितनी पसलियां होती हैं, यानी रिब के जो हमारा ये चेस्ट के अंदर जो बोन्स हैं उसमें कितनी पसलियां होती हैं, जल्दी से बताएंगे। आप ध्यान देंगे, यहां पूछा गया कितनी पसलियां होती हैं, है ना, ये जोड़ी में नहीं पूछा गया है, ठीक है। कितनी जोड़ी पसलियां होती है ये सवाल नहीं पूछा गया है, कितनी पसलियां होती हैं ये पूछा गया है। कितनी जोड़ी पसलियां होती है तो अलग आंसर होगा, और कितनी पसलियां होती हैं तो ये अलग आंसर होगा। तो हमारी कितनी पसलियां होती है, तो 24 पसलियां होती हैं। 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, तो कुल 24 पसलियां होती हैं। अगर ये जोड़े में पूछा जाता तो हमारा आंसर फिर 12 होता कि 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, ठीक है। इसमें जो 11 और 12 नंबर की जो पसली होती है ये हमारे सामने जो एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है, सामने की हड्डी स्टर्नम कहलाती है। तो हमारे वर्टिब्रे से वो रिब्स की जो पसलियां हैं वो निकलती हैं और सामने स्टर्नम से कनेक्ट होती रहती हैं। लेकिन 11 और 12 ये बिल्कुल कनेक्ट नहीं होती हैं और ये आराम से मूव करती रहती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी जानते हैं। तो 11 और 12 नंबर का जो हमारा पसली है, जो रिब्स है, ये स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता और ये फ्रीली मूव करता है काफ़ी हद तक बाकी रिब्स के कंपैरिजन में, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स का नाम दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सजीवों में से जैविक उत्प्रेरक कहलाते हैं, बताइए। कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या होता है, कई बार होता है ना, दो दोस्त लड़ते हैं और बार बार मार, इसको ऐसे मार, मार और ऐसे मार, वैसे मार, इधर से मार। वो खुद उस मारपीट में शामिल नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि जो लड़ रहे हैं ना वो और ज़्यादा लड़ने में उत्साहित हो जाते हैं और इस तरह से मारना पीटना कूटना शुरू कर देते हैं। बचपन में हम लोगों ने भी, आप लोगों ने भी कभी ऐसी चीज़ तो की होगी, है ना, कि चलो थोड़ा सा इन लोगों को आपस में और लड़वा दो, बाद में हम इसे छुड़ा देंगे, है ना। तो समय हमारा हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए खत्म। तो आप बताएं, जिन भी बंधुओं ने सही आंसर दिया है उन सबको मेरे तरफ से डबल थम्स अप, और नहीं दिया है तो ध्यान से सुन लें, समझ लें, ठीक है। तो जैविक उत्प्रेरक, तो हमारे शरीर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें एंजाइम्स की जरूरत होती है। इन एंजाइम्स को ही हम जैविक उत्प्रेरक यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ यूज में आते हैं, उपयोग में आते हैं, वो सभी हमारे बायो कैटलिस्ट हैं, जैविक उत्प्रेरक हैं। वो क्या करते हैं, प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, या वैसे प्रतिक्रिया जो नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती उसको करवा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ, लेकिन इससे पहले कि जिन भी दोस्तों ने अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो के सेशन को शेयर नहीं किया है, इस क्लास के सेशन को शेयर नहीं किया है, तो जरूर उनसे शेयर कर लें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि ज्ञान और खुशियां बिल्कुल सही बांटने से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए हमारा शरीर जो ना वो ऑप्टिमम पे काम करता है, अधिक पर भी नहीं, कमी पर भी नहीं, बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। इसलिए बार बार ये भी आप लोगों ने सुना होगा हमेशा, संतुलित आहार, कि हम संतुलित आहार की बात करते हैं। हम उसमें भी ऐसा नहीं कहते कि कोई एक चीज बहुत ज्यादा हो, दूसरी चीज बहुत कम हो, नहीं, हर एक चीज का एक संतुलन होना चाहिए। तो संतुलित आहार। तो ऐसे ही यहां पर अगर प्रोटीन की कमी हो गई, देखो तब भी हम बीमार पड़ेंगे, ज्यादा होगा तब भी हम बीमार पड़ेंगे। तो प्रोटीन की कमी जो होगी, तो कभी कभी ऐसे ही भी स्क्रीन बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो बताइए, तो प्रोटीन की कमी से जो बीमारियां होती है वो से हमारे कहते हैं मैरास्मस। दूसरी एक बीमारी जो होती है वो क्वाशरियोरकर कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है? दूध का दही कौन बनाता है? कई ऐसे हमारे दोस्त होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो दिमाग का दही कर देते हैं। दिमाग का दही ना दिल्ली के अंदर थोड़ा सा ज्यादा फेमस प्रोवर्ब है।
दूध का दही कौन करता है, जल्दी से बनाइए। अब भी कुछ ही दिनों, मतलब आप कह सकते हैं अभी 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा दिन है जब पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जहां लोग दही के साथ चिवड़ा खाते हैं। तो वो दही बनाते हैं, तो ये बताइए दही बनाने के लिए इसमें से कौन जिम्मेदार है? क्या ये कवक है, जीवाणु है, वायरस है, या इनमें से कोई भी नहीं है? और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया होगा, बहुत शायद ही कहीं ऐसे के हों जिन्होंने गलत आंसर दिया, अदरवाइज सबका आंसर सही होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो सही आंसर हमारा जीवाणु है, और ये हमारा क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस ये हमारा है वो बैक्टीरिया जो दूध का दही बनाता है। और दूध का दही बनना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम फिर से पीछे नहीं ला सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा ही दोस्तों हमारा जीवन जो भी आपका है ना, वो भी ऐसा ही है। जो समय अभी आपको मिला है जहां आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, निखार सकते हैं। कैसे? तो हम अपने इस समय को बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों में, यारों में, बाबू सोना में न लगाकर अपनी पढ़ाई में लगाएं, अपनी तैयारियों में लगाएं। और जब आपका एक लक्ष्य और जो गोल आपने निर्धारित किया है उसको हासिल कर लीजिएगा, तो अपने आप आपका आने वाला पूरा जीवन, सिर्फ आपका नहीं, आपसे जो भी जुड़े हुए लोग होंगे उन सब का जीवन भी बहुत ही सुखमय और आनंदित हो जाएगा। फिर बाबू सोना तो मिल ही जाएंगे, धूमधाम से मिलेंगे और बड़े अच्छे लेवल वाले मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी अभी सभी चीज़ों को भूल जाइए, सारी जो अभी क्षणिक सुख वाले चीज़ें हैं उनको भूल जाइए, और उस लंबे सुख की तलाश में आज अपने आप को झोंक दीजिए, सो दैट कि आपका आने वाला जीवन सुखमय हो, दुखमय न हो। आज का आपका परिश्रम, थोड़ा सा आपका दुख आने वाले समय को बहुत ही ज़्यादा सुखमय बना देगा। ठीक है, चलिए इसी नोट के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग खनिज तथा विटामिन दोनों की कमी से होता है? वेरी गुड भाई, है ना। हमने कभी देखा खनिज की कमी से होने वाली बीमारियों को, या फिर हमने देखा विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों को। ये तो बात कर रहा है कि बताइए इसमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो इन दोनों की कमी से हो सकती है। ठीक है, तो बताइए क्या ये मैरास्मस है, रिकेट्स है, डिप्थीरिया है, या प्लेग है? तो देखो, रिकेट्स जो हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है ना, हड्डियों से संबंधित है, और इसके लिए हमें विटामिन डी और कैल्शियम, ठीक है, इन दोनों की बात हम हमेशा करते रहते हैं। किसके लिए? हड्डियों की मजबूती के लिए। तो हम देख रहे हैं विटामिन डी विटामिन भी है, कैल्शियम एक मिनरल भी है। कैल्शियम प्योर कैल्शियम है, उसके कंपाउंड यूज होते हैं, खासकर कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमारा सही आंसर हो गया रिकेट्स। बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत मस्ती के साथ धड़ाधड़ हमें सवालों का जवाब आपसे मिलने हैं, उसके उत्तर। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में अब अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि नारियल पानी तकनीकी रूप से क्या है? नारियल पानी तकनीकी रूप से क्या है? क्या ये पेरिकार्प है, एंडोकार्प है, स्क्यूटेलम है, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक है? देखिए, ये सब तो पादपों के एक भाग है, एक हिस्से हैं। शीतल पेय हमने देखा है, कई लोग गर्मियों में नारियल पानी पीते हैं, सर्दियों में भी पीते हैं, काफ़ी ज़्यादा पोषक होता है। मरीज लोगों को अगर मान लो कि हम नहीं डेली नॉर्मल तरीके से पीना अफोर्ड कर सकते हैं, यानी उसका हम उतना पैसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो मरीज होते हैं उनके लिए तो ज़रूर नारियल पानी हम खरीदते हैं, क्योंकि काफ़ी पोषक होता है। तो क्या है ये? भाई शीतल पेय तो एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि हम इसे सिर्फ अपने मन को, अपने तन को शांत रखने के लिए तो नहीं पीते हैं, उसको ठंडा रखने के लिए नहीं पीते हैं। तो ये हमारा क्या है? एक एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक वो रचना होती है जो बढ़ते हुए बीज को पोषण प्रदान करती है, नरिशमेंट देती है। ठीक है, जब तक वो बीज बढ़कर अपने जड़ और तने को विकसित नहीं कर लेता, या आप कह सकते हो वो उस रूप में नहीं आ जाता कि खुद प्रकाश संश्लेषण करके अपने लिए खाना बना सके, तब तक बीज में उपस्थित एंडोस्पर्म उस नए नवेले पौधे को, पादप को पोषण यानी नरिशमेंट देता रहता है। और इसका जो एंडोस्पर्म है ये एक लिक्विड एंडोस्पर्म है, यानी एक द्रव वाला एंडोस्पर्म है। अदरवाइज नहीं तो आप बात करें
चावल की, गेहूं की, चने की, मटर की, किसी भी तरह के बीज की एंडोस्पर्म तो सभी में होता है, लेकिन नारियल के अंदर जो ये एंडोस्पर्म है ये तरल अवस्था में होती है, बाकी सभी में ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से तात्पर्य निम्न में से किसके द्वारा पौधों के निर्माण से है? बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जिसकी मदद से नए पौधे बनाए जा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके, कायिक प्रवर्धन करके, है ना? कई बार आप भी देखते होंगे पौधे का कोई हिस्सा टूटा, उसे जमीन में लगा दो तो वहां से एक नया पौधा बन जाता है। तो कोई हिस्सा टूटा मतलब क्या? उसका तना टूटा। पत्थरचूर या ब्रायोफाइलम आपने सुना होगा, है ना? पत्थरचूर या ब्रायोफाइलम, तो ये इन पौधों की जो पत्तियां होती है ना, वो पत्तियां ही नए पौधों को जन्म दे देती हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये ब्रायोफाइलम की पत्तियां हैं जो इस तरह से थोड़ी सी होती हैं, चौड़ी सी होती, काफी बड़ी सी, और ऐसा जो है बीच बीच में इसमें कटिंग सी होती है। ठीक है, तो इसमें ये जब जमीन पे गिरती है तो जहां भी ये होता है ना, यहां से नए पौधे आने शुरू हो जाते हैं। तो इन पत्तियों वाले हिस्से से क्या होता है? नए पौधे आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पत्तियों की मदद से कर रहा है। तो देखो, फल, ये फूल जहां भी आ जाए तो ये तो कम से कम वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही होगा, क्योंकि फूल की मदद से होता है, तो वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं कहलाता है। तो यही देखकर ये 3 जगह पर फूल है, तो ऑब्वियसली ये तीनों ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया जड़, तना और पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पादपों में, जिससे नए पौधे बन सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बताएं। आलू, पोटैटो में। तो पोटैटो जो हमारा है, आलू जो है, ये अपने आप में एक तना है। भले ये जमीन के अंदर होता है, लेकिन आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सभी तना है, तने का एक रूपांतरण है। तो आलू में कायिक प्रवर्धन कहाँ होता है? तो हम क्या देखते हैं कि आलू में ना, आलू को ही कट करके जमीन में बोया जाता है। तो ऑब्वियसली फिर आलू में जो हमारा क्या होगा? स्टेम ट्यूबर। आलू का जो वो रूप होता है उसको ट्यूबर कहते हैं हम बायोलॉजिकली, यानी जीव विज्ञान की भाषा में हम उसे ट्यूबर कहते हैं। तो ये स्टेम ट्यूबर, तना कंद के द्वारा, तो तना को ही काट के लगाया जाता है। ऐसा ही गन्ने में भी किया जाता है। शुगर केन, उसकी खेती भी आप लोगों में से बहुतों ने किया होगा या देखा होगा। तो गन्ने को ही गांठ के पास से छोटा छोटा टुकड़ा काटा जाता है और एक गांठ उसमें जमीन में लगा दी जाती है, वहां से नए गन्ने के प्लांट्स आते हैं। तो वो भी तने के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसको ट्यूबर नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो एक अलग तना है, वो ट्यूबर के रूप में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केला, गुलाब, चमेली, संतरा जैसे पौधे किसकी उत्पादन करने की क्षमता खो चुके हैं? क्या इन पौधों में बीज बनता है या नहीं बनता है? कली, फूल, जड़ या मूल, क्या इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो इन पौधों में नहीं बनता है? तो आप लोगों ने केला खाया होगा, गुलाब भी देखा होगा, चमेली भी देखा होगा, संतरा भी देखा होगा। तो इसमें कौन सा ऐसा है? ऐसे संतरे में थोड़ा बहुत कभी कभी बीज मिलता है, नहीं तो फिर हमारा क्या है? केला अगर आप खाते हैं तो केले में कहीं बीज मिलता है? नहीं मिलता है। गुलाब में, वहां भी बीज नहीं मिलता। अंगूर की बात करें, अंगूर में भी बीज नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बीज के बिना वाले फल हैं, तो इनमें बीज नहीं बनता, और ऐसे फल को हम पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं, जिनमें बीज नहीं बनते हैं, है ना। कोशिश आगे और भी वैज्ञानिकों की जारी है कि और भी ऐसे फल उनको बीज रहित बना दिया जाए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पुष्प का वह भाग जो पुष्प के मध्य में उपस्थित होता है कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है ना। तो ये अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं, अगर आपको पता चल जाए तो जरूर बताइएगा कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर है, और इसमें आप देखेंगे कि इस तरह का हिस्सा होता है, और यहाँ पर ये ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा चाइना रोज, जिसे हम उड़हुल या गुड़हुल के नाम से जानते हैं, तो ये एक इस तरह का है ना फ्लावर है। तो मध्य में क्या है ये?
तो बिल्कुल ये मध्य में अगर हम देखें तो ये है फीमेल फ्लावर, यानी फ्लावर का फीमेल पार्ट, और ये जो आप देख रहे हैं साइड में ये है फ्लावर का मेल पार्ट। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, स्त्री केसर कार्पल्स, है ना। इसको हम पिस्टिल भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, गाय नोइसियम भी लिखा हुआ मिल सकता है। काफ़ी अलग अलग नाम है, हमें सभी नामों से वाकिफ होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा अम्ल है जो टमाटर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है ना। बहुत हमने टमाटर खाए होंगे, सलाद में खाए होंगे, सब्जी बनाते हुए खाया होगा, उसमें थोड़ा सा खट्टापन वाला स्वाद रहता है। टमाटर के चोखे भी खाए होंगे, बड़ा स्वाद लगता है। तो उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, आपको ये बताना है। तो समय हो चुका है। अब देखें तो हमारा क्या है इसमें, ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए सिरका, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं, ये किसी खाद्य पदार्थ में नहीं होता, लेकिन चाइनीज़ हम बनाते हैं या कभी किसी रेस्टोरेंट या ढाबा पे जब आप खाने जाते हैं तो वहाँ जो वो सब्जी को फ्राई मारते हैं, उसको बाद में फिर से आपको देने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करते हैं। लेकिन वो गर्म करते हैं तो उसमें क्या, थोड़ा सिरका डाल देते हैं, थोड़ा सा और कुछ मसाला डाल देते हैं, ताकि खाते समय सुगंध अच्छा है, कलर अच्छा है ना। उनको तो बस उन्हीं से मतलब है, ढाबे से, रेस्टोरेंट से अगर हम खाना खाते हैं तो उनका जो मेन मकसद होता है क्या होता है, आपको ऐसा खाना दिया जाए जो देखने में अच्छा हो, खाने में स्वाद अच्छा हो, स्वास्थ्य उसमें हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। उनका उससे वो कंसर्न बहुत ज्यादा नहीं होता कि उसमें स्वास्थ्य है या नहीं है, स्वाद होना चाहिए और रंगत उसकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। हम भी अपने जीवन में ज्यादातर इन्हीं सब चीजों को तरजीह देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कि रंग रूप कैसा है और उसका स्वाद कैसा है। स्वास्थ्य को कम देखते हैं। देखो जो कड़वे होते हैं वही ज़्यादा स्वादिष्ट तो नहीं होते, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक ज़्यादा होते हैं, जैसे नीम है, करेला है ना, ये सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल तरफ। काली मिर्च तीखापन किसके कारण होता है, काली मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। कुरकुमीन, ये तो अगर आप लोग टीवी देखते होंगे तो टीवी में एक ऐड आता है टाटा संपन्न हल्दी पाउडर का, संजीव कुमार हमारे बड़े सेफ वो लेके आते हैं सेफ, तो वो बताते हैं कि जो बाकी और जो हल्दी के पाउडर है ना, उसमें उसका प्राकृतिक तत्व जो कुरकुमीन होता है वो निकाल लिया जाता है, जो टाटा संपन्न मसालों में नहीं होता। तो कुरकुमीन तो पता चल गया होगा कि ये हल्दी में यानी टर्मरिक में उपस्थित होता है। ठीक है, सॉर्बिटॉल ये भी जनरली एप्पल में उपस्थित होता है। ये एक ऐसा ग्लूकोज है जिसको थोड़ा सा बदल कर उसको अल्कोहल बना दिया गया होता है ना। तो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल दिया जाता है तो वो हमारा सॉर्बिटॉल हो जाता है। तो यहाँ जो हमारा है उसका आंसर है कैप्सिसिन। ठीक है, कैप्सिसिन, हरी मिर्च की तीखी होने के पीछे भी कैप्सिसिन का उपस्थिति है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावलों के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। देखो कई जगह हमने सुना होगा, आपने आसपास से अपने बड़े बुजुर्ग से, कि पॉलिश्ड अनाज नहीं लेना चाहिए, है ना। जैसे चावल है, गेहूं है, दालें वगैरह भी कई पॉलिश होकर आती हैं, तो पॉलिश करने के बाद वो चमक तो अच्छी लगती है देखने में, है ना, लेकिन खाने में उसमें स्वाद भी शायद सही मिले। शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी बहुत मतलब उसको कभी खाया नहीं है लाइफ में, हमेशा अनपॉलिश्ड अनाज ही यूज़ किया है। तो पॉलिश करने से क्या होता है ना कि इसमें से विटामिन की कमी होती है, खासकर जो यहाँ पर कमी होती है तो वो हमारा विटामिन B2 की कमी हो जाती है। अगर हम चावल के दानों को पॉलिश कर देते हैं तो चावल के जो ऊपरी हिस्से होते हैं उसमें विटामिन B2 प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। अगर उसकी पॉलिश कर दें, यानी उसको ऊपर से हम उसका छिलका एक हटा दे रहे हैं, एक लेयर उसका, एक परत उसका हम हटा दे रहे हैं, तो उसके साथ ही विटामिन B2 हमारा वहां से हट गया और इससे हमारा जो बीमारी होता है वो होता है बेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा गाय का दूध एक समृद्ध स्रोत है,
कौन यानी इनमें से कौन सा विटामिन गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इतना तो सबको मालूम है कि गाय का दूध एक अकेला उसमें जो विटामिन अनुपस्थित है वो है विटामिन सी। बाकी सारे विटामिन होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ इसने समृद्ध स्रोत पूछा है, रिच सोर्स, यानी अगर कोई दूसरा कम मात्रा में उपस्थित है हमें उस पर नहीं ध्यान देना, ठीक है। जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है वो बताना है। तो आप देखते हैं ना, कहते हैं ना दूध पियो, दूध पियोगे तो हड्डियां मजबूत होंगी। तो हमारा खैर तो इसमें क्या है, विटामिन बी का स्रोत सबसे ज़्यादा है। तो विटामिन डी भी उसमें उपस्थित होता है कुछ मात्रा में। तो इससे हमें क्या होता है, दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है। इसलिए जो पहलवानी वगैरह करते हैं वो बहुत मात्रा में दूध का भी सेवन करते हैं। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पेशी संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे हम अभी अपने हाथों को बेंड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी मांसपेशियों का संकुचन हो रहा है। जब हम इसे फिर ऐसे फैलाते हैं तो ये मांसपेशियां जो है फैल जाती हैं, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ये इनमें से किस तत्व की उपस्थिति में बहुत आसानी से होता है। अगर इस तत्व की कमी हो जाए तो हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में दर्द होगा, पेन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कैल्शियम। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी कैल्शियम का काफी बड़ा योगदान है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव लार में पाया जाता है, मुंह में। जैसे आप कभी कोई स्वादिष्ट खाना देखते हैं, है ना, जिसकी रंगत अच्छी होती है, स्वाद अपने आप महसूस होता है कि बहुत अच्छा स्वाद होगा अगर रंगत अच्छी होगी तो मुंह में पानी आने लगता है। बेसिकली वो लार होता है, सलाइवा होता है, उसमें हमारा कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जहां हमने देखा था कि ये जो एंजाइम्स हैं हम इसे ही जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट कहते हैं। जैव उत्प्रेरक ये काम के दर को, रिएक्शन के अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा है एमाइलेज, ठीक है, सेलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, पोषक तत्व हैं हमारे खाने में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, विषय है जो ध्यान में रखना है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य के मुंह से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन स्टमक यानी पेट, अमाशय से शुरू होता है। और फैट का जो मुख्यतः पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से शुरू होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है और फैट का भी पाचन। लेकिन प्रारंभ फैट का जो होता है वो छोटी आंत से होता है, ठीक है। पेट में यानी हमारे अमाशय में, ठीक है, अमाशय के अंदर जो ये हमारा ये अमाशय है, तो अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कितना % होता है 0%। तो हमारे अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में होता है, मुंह में होता है, उसके बाद छोटी आंत में होता है। ज़्यादातर पार्ट हमारे मुंह में ही उसका पाचन हो जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि हर एक निवाले को, खाने के हर एक टुकड़े को बहुत ही आराम से चबा चबा कर खाइए। लेकिन अगर मैंने शहर बाजार के शहरों की जो जीवन शैली देखी है, यहाँ ऐसे भागदौड़ वाली होती है कि लोग जो है जो खाना है ना वो पार्ट टाइम में करते हैं, है ना, फटाफट से भाई वो काम करना है, जल्दी करना है, बस थोड़ा सा समय जल्दी से खा ले यार, इधर 2 ला ब्रेड ला, ये ला, वो उठा के अपने शरीर में डाल देते हैं पेट भरने के लिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि खाना पेट भरने के लिए खाना है। तो हमें आराम से हर एक निवाले को चबा चबा कर सही तरीके से खाना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित सब्जियों में से किन में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, बताएं जल्दी। ये बहुत सारे सब्जियों के नाम हैं आपके सामने, इसमें से ये बताना है कि विटामिन सी इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में किस में उपस्थित होती है। मिर्च खाते हो तो कैसा महसूस होता है, अगर ज्यादा मिर्च खा लिया तो, है ना, इस तरह से तीखापन वाला एक सेंस आता है ना। तो वो जो हम उस समय
तीखापन की वजह से जो आवाज़ आती रहती है मुंह से वो भी सी सी करके आती है। तो मिर्च के अंदर विटामिन सी की मात्रा, इनकी बात करें तो, अगर ऐसे बात करें तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन सोर्स जो हमारे विटामिन सी का है वो है आंवला, गुणों का खान आंवला। ठीक है। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और हमारे पेशाब से, यूरिन से शरीर के बाहर निकल जाता है। इसलिए विटामिन सी जो संतरे से, नारंगी से, मौसमी से, आंवले से, इन सबों में प्रचुर मात्रा में होता है। इन सबों का सेवन हमें करते रहना चाहिए। लेमन, नींबू, इसलिए सैलड में नींबू भी खाना चाहिए। तो इससे विटामिन सी मिलता रहता है क्योंकि ये हमारे शरीर में जमा होकर नहीं रहता। ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी ये जमा नहीं होते हैं। एक अपवाद है विटामिन B12, वो भी हमारे शरीर में जमा होता है। ठीक है। बी एक्चुअली बी कॉम्प्लेक्स होता है, कई सारे इसमें विटामिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रति इकाई भार में उच्चतम कैलोरी मान वाले खाद्य पदार्थों का वर्ग क्या है? सबसे ज्यादा एनर्जी हमें इसमें से किस में से मिलता है? क्या विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? देखिए, वसा से लगभग 9.4 किलो कैलोरी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी होता है, प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब आप स्वयं बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ का वर्ग है जो ज़्यादा एनर्जी देता है। आप देखो, ज़्यादा जो फैटी लोग होते हैं, ज़्यादा मोटे थुलथुले लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपना वेट कम करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए वो फास्टिंग शुरू कर देते हैं, है ना। थोड़ा भूख जितनी होती है उससे कम खाते हैं। तो शरीर की बाकी की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? तो हमारे शरीर में जो जमा वसा है, जो फैट है, उसके थ्रू वो अपनी बाकी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ठीक है। चलिए अगले सवाल। निम्नलिखित में से किस अंग में पित्त जमा होता है? बाइल कहाँ जमा होता है? तो ध्यान दें, ये हमारा यहाँ पर एक छोटा सा ये थैला है और ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर क्या है बताइए? तो ये पैंक्रियाज, तो ये हमारा है लीवर। तो लीवर से निकलता है और ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर होती है इसको क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। तो इसी गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में जो पित्त है वो जमा होता है। पित्त के अंदर जो पिगमेंट होते हैं, जो वर्णक होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, इसकी वजह से हमारे पेशाब और पैखाने का जो रंग होता है वो पीला होता है। और अगर ये वर्णक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन शरीर में जमा होने लगे, हमारे खून में जमा होने लगे, ये साफ होके पेशाब के थ्रू बाहर ना निकले, तो क्या होगा? हमारे शरीर का रंग पीला पड़ने लगता है, जिसे एक बीमारी के नाम से हम जानते हैं, वो है पीलिया यानी जॉन्डिस। ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ। विटामिन B12, अभी हमने चर्चा की थी कि विटामिन B12 एक अकेला ऐसा बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य है जो हमारे शरीर में जमा होकर रह सकता है। और विटामिन B12 का जो मुख्य स्रोत है वो सारा नॉनवेज है, खासकर अंडे का पीला वाला हिस्सा यानी जर्दी। अगर नॉनवेज के अलावा हम वेजिटेरियन सोर्स की बात करें तो ये आपको मिलेगा दही में सबसे ज़्यादा, उसके बाद कुछ हद तक दूध में, पनीर में। लेकिन आप ये कह सकते हैं दूध या उसके जो उत्पाद हैं उसी में विटामिन B12 मिलेगा, बाकी की चीज़ों में नहीं मिलेगा। तो इसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कोबाल्ट। इसलिए विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामाइन भी कहा जाता है ना। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन। कई बार सिंपली कोबालामाइन कहते हैं। तो कोबालामाइन में कोबाल्ट का पुट हमें दिख रहा है। ठीक है। बहुत सुंदर तरीके से हमारे और आपका साथ चल रहा है, ऐसे ही बनाए रखना है। और हम अब अपने आखिरी सवाल की तरफ पहुंच चुके हैं। धड़ाधड़ से इस आखिरी सवाल का आंसर दीजिए और फिर आप अगली क्लास की तैयारी में लग जाइए। अमीनो अम्ल निम्न में से किसके निर्माण का एक इकाई है? तो बताइए, अमीनो अम्ल की मदद से क्या बनता है? क्या वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है या कार्बोहाइड्रेट है? अमीनो अम्ल हम अगर लेते हैं तो इनमें से कौन सा जो खाद्य पदार्थ है वो बनता है? तो हमें मालूम है
प्रोटीन के टूटने से ही अमीनो अम्ल बनता है, तो अमीनो अम्ल के मिलने से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। वसा के टूटने से फैटी एसिड बनता है, तो फैटी एसिड के मिलने से वसा बनेगा। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से सैकराइड बनता है, सैकराइड के मिलने से कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, तो सारी बात हो गई। तो ये हमारा आज का सफ़र था आपके साथ, जहां हमने कई सारे महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा किया, उसके पीछे के सिद्धांतों को, कॉन्सेप्ट्स को समझा। इसी तरह आपका साथ हमारे राइस स्मार्ट हिंदी के साथ बना रहे, इसी आशा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं के राहुल, आपका साइंस मेंटर, आपसे अभी विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी कल की क्लास में शाम 3 बजे से लेके 4 बजे तक। तब तक के लिए नमस्कार।